जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में। दोस्तों इस फिल्म को मैंने हाल ही में देखा है और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने घर में चाय पीते हुए नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब सबको इस बारे में पता चलता है तो उसकी लाश को मॉर्ग में ले जाया जाता है और उसके बेटे एमेट को इस बारे में बताया जाता है जो कि अपनी माँ से बहुत सालों से दूर रह रहा था। उसकी माँ के पास एक आलीशान घर था जिसका मालिक अब एमेट बन गया था। इसीलिए एमेट ने डिसाइड किया था कि वो उस घर को बेच देगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड आन्या के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने अपनी माँ की अस्थियों को ले लिया है और वो उसके घर जा रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए कि वो कैसा है। रास्ते में रुक के वो नदी में उसके एशेस को गिरा देता है और उसके बाद वो आन्या के साथ अपने पुराने घर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो घर काफ़ी आलीशान है और आन्या उससे पूछती है कि अकेले उसकी माँ यहाँ पर कैसे रहती होगी, क्योंकि इतना बड़ा घर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा था। एमेट उससे कहता है कि उसका बचपन यहीं पे बीता था और वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे डांटा करती थी। वहीं पे आन्या एमेट की माँ की तस्वीर भी देखती है जो कि योगा डांस किया करती थी और एमेट उससे कहता है कि उसकी माँ को योगा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी अचानक आन्या को अंदर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर कुर्सी गिरी हुई नज़र आती है जो कि वही कुर्सी थी जिस कुर्सी से गिर के उसकी माँ मरी थी। ये देखकर वो उस कुर्सी को उठा लेती है और वहाँ पर खून भी लगा हुआ था जिसे वो दोनों साफ करने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों को बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है और जब वो बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक रूम दिखता है जिसके अंदर एमेट के बचपन के सारे सामान रखे हुए थे और वहाँ पर उसकी माँ के भी कुछ सामान थे। आन्या को वहाँ पर एक टेप मिलती है जो कि एमेट के बर्थडे की थी और वो ऊपर जाके उसे प्ले करती है और उस वीडियो को देखने लगती है। एमेट जब ऊपर आके उस वीडियो की आवाज़ सुनता है तो उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। आन्या ये देखकर समझ जाती है कि वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को मिस कर रहा है, इसीलिए वो उससे चेयर रिवर्सल करने के लिए कहती है। दोस्तों दोनों अक्सर चेयर रिवर्सल किया करते थे जहाँ ये एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से बताते थे कि दूसरे पर्सन के मन में क्या चल रहा है। पहले आन्या एमेट से पूछती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो एमेट उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था। उसके बाद आन्या उसकी जगह पर आके बैठती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एमेट है। वो कहती है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रॉमा से गुजर रहा है क्योंकि सालों पहले उसकी माँ ने उसे अबैंडन कर दिया था और तब उसे उसकी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और अब जब वो मर गई है तो वो उसे याद कर रहा है। वो सोच रहा है कि काश उसकी माँ उसके पास हो और वो उसको दोबारा देख सके। उसके बाद एमेट आन्या की जगह पे आके बैठता है और उसे बताने लगता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो कहता है कि आन्या का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे बचपन में प्यार ही नहीं दिया था, इसीलिए वो खुद का बच्चा चाहती है ताकि वो उसे वो प्यार दे सके जो उसकी माँ उसे नहीं दे पाई थी। जहाँ हम ये जान पाते हैं कि बचपन में एमेट की माँ ने उसे अबैंडन कर दिया था और आन्या की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो एक बच्चा चाहती थी ताकि वो उसे ढेर सारा प्यार दे सके। यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि वो दोनों एक्सट्रीम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जहाँ पे एमेट को एक माँ चाहिए थी जो कि उसे समझ सके और आन्या को एक बच्चा चाहिए था जिसका वो ख्याल रख सके। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और एमेट आन्या से कहता है कि क्यों ना वो लोग स्विमिंग करने के लिए जाएं, लेकिन आन्या को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था और वो पानी से डरा करती थी। एमेट तुरंत अपने कपड़े उतारता है और आन्या को अंदर ले जाता है जहां वो उसे तैराने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। रात को जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एमेट आन्या को बताता है कि उसने अपनी माँ के रूम में सिरिंजेस देखी थी जो कि वही सिरिंज थी जो कि बचपन में उसे लगाई जाती थी क्योंकि वो एक शैतान बच्चा था और इसीलिए उसकी माँ ने उसे अबैंडन कर दिया था। ये बातें सुन के आन्या को अचानक से कुछ फील होता है और वो उठ के अपने चेहरे पे मास्क लगाती है और उसकी माँ की तरह ही नाचने लगती है और एमेट ये देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत उसे होश में लाता है। उसके बाद वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं जहाँ बाहर से जब कुछ आवाज़ आती है तो आन्या उठ के बाहर चली जाती है। एमेट जब उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो काफ़ी अजीब तरह रिएक्ट कर रही है और जब वो उसके साथ टेबल पर बैठता है तो आन्या उससे पूछती है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ है। तो वो उससे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नाराज़ होगा। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो अपनी माँ से हेट करता है। तो वो उससे कहता है कि वो अपनी माँ को हेट नहीं करता और ना ही वो उसे मिस करता है क्योंकि वो अपनी माँ के इतने करीब था ही नहीं। एमेट को इससे काफ़ी बुरा लगता है कि वो उससे ऐसे सवाल पूछ रही है, इसीलिए वो उससे पूछने लगता है कि आखिर उसे बच्चा क्यों चाहिए। तो आन्या उससे कहती है कि उसे बच्चा इसीलिए चाहिए क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अब वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं और एक दूसरे को ताने मारते हैं और इसी बीच आन्या उसकी माँ का एक जैकेट पहन लेती है जिससे वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि वो उसकी माँ बन गई है। वो रात को बाहर जाती है और योगा करने लगती है और एमेट ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जब वो नीचे होती है तो वो बेहोश हो जाती है और एमेट उसे उठा के अंदर ले आता है।
अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो एमेट आन्या से गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन वो इतनी नींद में होती है कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। तभी अचानक उनके दरवाजे पर कोई आता है और एमेट जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उसका पड़ोसी था जिसका नाम बिल था और वो एमेट की माँ को अच्छी तरह जानता था। बिल उससे कहता है कि उसे उसकी माँ की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुख है और उसकी माँ और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो उसे ये भी कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे तुरंत बुला ले। तभी एमेट उससे कहता है कि उसे ग्रोसरी स्टोर जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो बिल उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है वहाँ पर छोड़ने के लिए। इधर आन्या जब अकेले घर में होती है तो वो उसकी माँ की तरह ही ड्रेसअप कर लेती है, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से वो उसे उसकी माँ ही मानने लगी थी। एमेट जब वापस आता है तो वो देखता है कि घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो आन्या के पास आता है और उससे पूछता है क्या उसने ये साफ़ सफाई करी है, तो आन्या उससे कहती है कि हाँ उसने ही ये साफ़ सफाई करी है। एमेट देखता है कि वो स्मोक करने लगी है और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं किया था और अचानक से वो स्मोक क्यों करने लगी थी। तभी आन्या उठती है और वो उसे अपना बेबी कह के पुकारती है, मानो कि वो उसे अपना बच्चा मान रही हो। एमेट देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। रात को एमेट उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो आइंदा ऐसे बिहेव नहीं करेगा, वो उसे खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। लेकिन आन्या सिर्फ उसे देखती ही जाती है और उसे कंसोल करने लगती है। जब वो एमेट को कुछ भी नहीं कहती तो एमेट समझ जाता है कि वो आन्या नहीं हो सकती, इसीलिए वो तुरंत अपने साइकाइट्रिस्ट को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसकी वाइफ बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि उसकी बॉडी किसी और की है। उसके बाद जब वो अंदर आता है तो वो सोफे पे जाकर सोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आन्या आती है जो कि उसे गुड नाइट किस करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब आन्या उठती है तो वो बाहर जाती है योगा करने के लिए और हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरह उसकी माँ की तरह ही बर्ताव करने लगी थी। उसके बाद वो अंदर आती है और एमेट के लिए उसका फेवरेट नाश्ता तैयार करती है और एमेट के सामने जब वो उसे लेकर जाती है तो एमेट उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसे उसके फेवरेट नाश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और सिर्फ उसकी माँ ही थी जो कि उसका ये सीक्रेट जानती थी। उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि उसको ये पसंद है, तो वो उससे कहती है कि उसे सब चीज़ें पता हैं। तभी उसे वहाँ पर उसकी एक डायरी मिलती है और जब उसे पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उसकी राइटिंग बिल्कुल बदल गई है। वो आन्या के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसी चीज़ें क्यों लिख रही है, तो वो उससे कहती है कि उसे उसकी जर्नल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो उसकी पर्सनल चीज़ है तो वो उसे आइंदा कभी ना पढ़े। जब आन्या थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो वो उसकी जर्नल को पढ़ने लगता है और वो देखता है कि दरअसल उसके पास 2 डायरीज़ हैं। एक डायरी उसने अभी लिखनी स्टार्ट करी थी और उन दोनों में ही उसकी राइटिंग अलग थी, जिससे वो ये समझ पाता है कि आन्या की राइटिंग बिल्कुल अलग थी और अब वो बहुत ही अलग राइटिंग में लिखने लगी है, मानो कि उसके अंदर कोई और इंसान आ गया हो। तभी उसके घर में रियल एस्टेट एजेंट आ जाती है जो कि उसका घर देखने आई थी ताकि वो उसे बिकवा सके। एमेट उसे देखकर अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि वो बहुत जल्द इस घर को बेचना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर आन्या आ जाती है जो कि एमेट से कहती है कि वो इस घर को बिल्कुल नहीं बेचना चाहती, क्योंकि ये उसका घर है और इस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब वो एजेंट ये बात सुनती है तो वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो कुछ दिन बाद फिर से यहाँ पर आएगी और वो दोनों आपस में डिसाइड करके बता दें कि ये घर बेचना है या नहीं। उसके जाने के बाद एमेट आन्या से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ से भगाने की, तो आन्या उसे कहती है कि ये उसका घर है तो उसका कोई भी हक नहीं है इसे बेचने का। एमेट उससे कहता है कि अब वो थेरेपी करेंगे जहाँ वो एक दूसरे के बारे में जान सकें, लेकिन आन्या उससे कहती है कि वो ऐसी किसी थेरेपी के बारे में जानती ही नहीं है। उसके बाद वो बाहर चली जाती है योगा करने के लिए और एमेट इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसकी माँ मर के भी वापस आ गई थी। उसके बाद एमेट बिल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जहाँ बिल उसे बताता है कि उसकी माँ उसे हमेशा पे किया करती थी क्योंकि वो उसके घर के कामकाज में उसकी मदद कर दिया करता था। बिल को उसकी बातें बहुत ही बेतुकी लगती हैं, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो उसकी माँ के किए के लिए उसको माफ़ कर दे, क्योंकि जब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगा उसकी माँ उसके पास ही रहेगी। उसके बाद वो घर वापस जाता है जहाँ पर वो आन्या से बातें करता है और आन्या उससे पूछती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बताए, जहाँ पर उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की माँ एक पोएट थी और वो भी एक पोएट ही बनना चाहती है। उसकी माँ ने कभी उसे प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से वो चाहती है कि उसका एक बच्चा हो जिसे वो बेइंतहा प्यार कर सके। आन्या उससे कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड से बढ़िया थेरेपी उसके पास है। वो तुरंत उसे उठाती है और उसे योगा डांस कराने लगती है, जिससे कि एमेट को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और उसे महसूस होने लगता है कि आन्या के शरीर में उसकी माँ मौजूद है। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था और उसे वो याद दिलाना चाहता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। शाम को वो देखता है कि आन्या पौंड की तरफ जा रही है और उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो आराम से तैर रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि आन्या को तैरना नहीं आता था और अचानक से वो तैरना कैसे सीख गई थी।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह ये बात मान गया था कि आन्या के शरीर में उसकी माँ है। इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसके गले लगकर सो जाता है। अब अगली सुबह जब आन्या उठती है तो वो उसकी माँ की जैकेट को निकाल देती है और हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरह अब आन्या ही बन गई थी। वो चाय बनाती है और बाहर आ जाती है, जहाँ पर एमेट जब उससे मिलने के लिए आता है तो वो उससे चिपकने लगती है और ये देखकर एमेट हैरान हो जाता है और उसे दूर कर देता है। आन्या ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसके होठों पर लिपस्टिक है। वो उस लिपस्टिक को मिटाती है और अपना हुलिया देखती है और समझ जाती है कि ज़रूर उसने कोई गड़बड़ करी है। एमेट उसे बताता है कि 2 दिन से वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो उसकी माँ है और अब एकदम से वो उठी है और उसे कुछ याद ही नहीं है। आन्या को सच में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो एमेट के पास आके उससे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन एमेट को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि उसके इस बर्ताव की वजह से उसे अपनी माँ की और ज़्यादा याद आ रही थी। अब एमेट और उसके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है। एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो क्रॉस थेरेपी करेंगे, जहाँ पर वो दोनों टेबल पे बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। आन्या एमेट से कहती है कि उसे पता है कि उसने कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है, और एमेट उससे कहता है कि गलती ये है कि वो अपने आप को पोएट समझती है। उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है, इसीलिए वो बच्चा चाहती है और इसी ट्रॉमा की वजह से वो खुद को उसकी माँ समझने लगी थी और उसकी माँ की तरह ही वो सारी चीज़ें कर रही थी। उसकी माँ बनने की इच्छा इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप को उसकी ही माँ मानने लगी थी। आन्या सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और इसी बात पे उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। एमेट उससे कहता है कि क्या वो स्विमिंग कर सकती है, तो वो उससे कहती है कि उसे तैरना नहीं आता। वो उससे पूछता है कि आखिर उस दिन वो कैसे तैर पा रही थी। आन्या को कुछ भी बात याद नहीं होती है और एमेट उसकी जनरल को जला देता है, जिससे गुस्सा होकर आन्या उससे दूर चली जाती है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो अपने घर वापस आती है, जहाँ पर वो फैसला करती है कि वो एमेट को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर ढेर सारा सामान रखा हुआ था और उसमें उसे एमेट की एक फ़ाइल मिलती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एमेट बचपन से ही काफ़ी बीमार है और इसीलिए उसकी माँ ने उसे अबैंडन किया था। तभी उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बिल ने एमेट को पकड़ रखा है। दरअसल एमेट स्लीप वॉकिंग करते हुए बाहर आ गया था और बिल ने उसे बचा लिया था। बिल उसे वापस अंदर ले आता है और वो आन्या को समझाने लगता है कि दरअसल एमेट बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, इसीलिए उसे उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसे छोड़ कर ना जाए। उसकी माँ मर तो गई है लेकिन उसकी आत्मा भी यहाँ से गई नहीं है और वो देख रही है कि वो उसके बेटे का ध्यान रख पाती है या नहीं। ये कह के बिल तुरंत वहाँ से चला जाता है और आन्या डिसाइड करती है कि अब वो एमेट को छोड़कर नहीं जाएगी। वो एक गर्लफ्रेंड की तरह उसका ख्याल रखेगी ताकि उसकी माँ को संतुष्टि मिल सके। अगली सुबह एमेट जब उठता है तो वो उसे उसकी जर्नल देता है और उसे कहता है कि दरअसल उसने उसकी जर्नल जलाई नहीं थी, वो कोई और कॉपी थी जो कि उसने जलाई थी। उसके बाद एमेट उसे लेकर नाव की सवारी कराने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा कि वो तैर नहीं सकती। आन्या उससे कहती है कि वो सच में नहीं तैर पाती है, लेकिन एमेट इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था कि उसे उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसे तुरंत पानी में धक्का दे देता है जिससे कि वो तैर नहीं पाती और उसकी जान जाने वाली होती है। लेकिन तभी एमेट को रियलाइज़ होता है कि वो आन्या ही है जो कि ठीक हो गई है, इसीलिए वो तुरंत पानी में जाके उसकी जान बचा लेता है। और यह हरकत देखकर आन्या समझ गई थी कि वो पागल है, इसीलिए वो तुरंत सामान पैक करती है और वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो वापस आती है और वो दोनों थेरेपी करते हैं, जहाँ पे आन्या कहती है कि उसे एक बच्चे की ज़रूरत है और एमेट कहता है कि उसे एक माँ की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि ह्यूमन का दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल है। आन्या को एक बच्चा चाहिए था तो उसने एमेट को अपना बच्चा मान लिया और खुद को प्रिटेंड करने लगी कि वो उसकी माँ है। दरअसल वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग ने उसके साथ ये गेम खेला। वहीं दूसरी तरफ एमेट भी बचपन से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था और उसे एक माँ का प्यार मिल ही नहीं पाया था, इसीलिए आन्या जब उसकी माँ की तरह हरकत करने लगी तो उसे भी अच्छा लगने लगा था। लेकिन जब आन्या होश में आई तो उसे वो रास नहीं आया कि वो किसी भी हाल में अपनी माँ का प्यार चाहता था, यानी इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। दोस्तों ये फिल्म बाकी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग है और हो सकता है कुछ लोगों को ये मूवी पसंद ना आए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था और ये एक डिफरेंट अटैम्प्ट था। बाकी आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।